अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उलवीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिगड़ती या संवरती मईशत के हवाले से। क्या इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान महंगाई पर काबू नहीं पा सक रही, या जो इनिशिएटिव्स हुकूमत पाकिस्तान ने लिए हैं क्या वो इनिशिएटिव्स मनफी थे, मुस्बत थे, जो वो महंगाई को या शरह महंगाई को रोक ना सके। इस वक्त आम आवाम किस तरीके से अफेक्टेड है इन्फ्लेशन से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। करेंसी जो डेप्रिशिएट होती है, इसके भी क्या रीज़न्स होते हैं, क्या इसकी वजूहात होती हैं, इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और मुख्तलिफ तबके पाकिस्तान में इस वक्त कैसे जो है इन्फ्लेशन से इस वक्त मुतासर हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हम पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मामले के ऊपर भी नज़रसानी डालेंगे कि पाकिस्तान ने किन एरियाज़ में जो है बेहतर परफॉर्म किया है और किन एरियाज़ में पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये क्लेम है कि मैंगोज़ हों या फिर ऑरेंजेस हों या फिर कुछ और अशिया जो हमारी हैं, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और एक्सपोर्ट रेट पिछले कई सालों से बेहतर रहा। साथ ही साथ हम प्रोग्राम में ये भी मौजूद ज़ेर बहस लाएंगे कि आखिर इन्फ्लेशन के लिए क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जाएं, उसके असरात बहुत जल्द सामने आ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, हमारे साथ जो डिटेल एनालिसिस देंगे वो अपनी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए माशी तज्ज़ियाकार हैं और हमें आगाह करेंगे जो भी इस वक्त सिनेरियो उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, प्रोग्राम में सबसे पहले इन्फ्लेशन के ऊपर इसलिए बात करना चाहूँगी क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा मामला है जिससे हर सोसाइटी का हर तबका जो है अफेक्ट हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल जी, देखें इस वक्त जो पेन पॉइंट है वो महंगाई है, और अभी से नहीं पिछले कई सालों से महंगाई में जो है इजाफा होता आया है। और पिछले अगर तकरीबन आप 3 सालों की बात करें, हम टेनर वाइज अगर बात करें कि इस गवर्नमेंट के 3 साल, उससे पहले 5 साल, फिर उससे पहले 5 साल, तो जो 2008 से लेकर 2013 के 5 साल थे वो तो महंगाई में बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा आई थी। उसमें हिस्टोरिक हाइज जो है वो गए, यानी कि 24% तक जो है वो महंगाई गई थी, फिर वो 25% तक, फिर वो वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई। और अगर आप उसके बाद 5 साल की बात करें तो महंगाई की शरह में काफ़ी कमी हुई। और अभी अगर 3 सालों की बात करें, यानी कि पिछले 5 सालों की बात करें, तो महंगाई जो है सिंगल डिजिट्स में चली गई थी। उसका मतलब यह है कि 10% से ऊपर महंगाई होना या 10% से नीचे आना, इवन 5% से भी नीचे आ गई थी महंगाई। और उसमें ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जो है वो फोर्सेस का बड़ा प्ले होता है, उसमें बड़ा उसमें किरदार होता है। और अभी पिछले 3 सालों की बात करें तो तकरीबन डबल डिजिट्स में दोबारा से महंगाई रही है। तकरीबन 10% ऑन एवरेज कह लें आप, महंगाई जो है वो शरह हर साल बढ़ी है ऑन एवरेज। लेकिन इन्फ्लेशन की बहुत सारी वजूहात होती हैं, सब वजूहात इंटरकनेक्ट करती हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इस हुकूमत की जितने भी इनिशिएटिव्स थे वो गलत है जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया? क्या जो पिछले इश्यूज़ हैं या पिछले मामलात, क्या वो इसके साथ इंटरकनेक्ट नहीं करते? जी, मैं आता हूँ, मैं थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ कि इसमें एक जो बड़ा फैक्टर है जिसने इस टेनर की महंगाई में इजाफा किया है वो है फूड। बेसिक जो है वो खाने पीने की अशिया, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, उसमें दोनों एंड से प्रॉब्लम्स हुई हैं। एक तो है कि लोकली जो है सप्लाई चेन जो है वो उसको उस तरह से जो है उसमें गवर्नेंस के इश्यूज़ रहे। उसमें जो है बेसिक अशिया खुर्दनोश, जिसमें चीनी है, जिसमें आटा है, जिसमें इवन चावल है, और बहुत सारी अशिया, दालें हैं, सब्जियां हैं, इन सब की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। उसमें हम कुछ इस तरह के जो है वो डेवलपमेंट्स भी थी कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात 1.5-2 साल पहले जो है वो हमने डिस्कनेक्ट किए। उसकी वजह से हमारे यहाँ वो टमाटर आता है या प्याज आता है, तो वो हम जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो ट्रेड करते हैं, तो उसमें ना एकदम से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी। और उसमें आप ये देखें कि तो सर, ये भी तो अगर हम माजरत के साथ इंटरकनेक्ट करें, जो पिछली हुकूमतें उनकी नाकिस या ना जो इनकॉम्पिटेंट पॉलिसीज़ हैं, उस वो वजूहात नहीं है? टमाटर तो हमारे पास उग सकता है और उगता रहा है, लेकिन यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको, जो यहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको नुकसान दिया गया जिसकी वजह से उन्होंने इसको फर्दर और बढ़ाया नहीं और फिर इंडिया से आपको इसके ऊपर जो है ट्रेड करना पड़ा। देखें, बात ये है कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने किया तो वो उनके पास तो ये नंबर्स हैं कि जी महंगाई की शरह तो वहाँ रिकॉर्ड लो थी और फूड इन्फ्लेशन भी बहुत नीचे आ गई थी। मैं बात कर रहा हूँ खासकर फूड की, कि फूड में हम पिछले 2.5-3 साल से क्यों नहीं काबू पा सकें। मैं उसकी वजूहत की बात कर रहा हूँ। अब उसमें देखें, एक तो मैंने कहा कि जी कुछ ये वजूहत थी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बंद होने की वजह से सप्लाई शॉक्स आ गए। अब सप्लाई शॉक्स तो किसी के हाथ में नहीं, ना इस गवर्नमेंट के, ना पिछली गवर्नमेंट के, ना किसी और के, लेकिन ये हो सकता है
कि उसका कोई ऑल्टरनेट जो है वो किया जाए। फिर हुआ ये कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो फूड की बढ़ती रही। नेचुरली अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं और हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है या ये कह लें कि जो फसल का उगाव है वो उस तरह से हमने डेवलप नहीं किया। इस 3 साल की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो पीरियड बात कर रहा हूँ। पिछले 15 साल में आप ये देखें, 15 से 20 साल, 15 साल में तकरीबन वीट, चावल, शुगर और ये सारी जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं ये आपकी कैश क्रॉप्स बनती थी पहले। इन सब में आप एक्सपोर्ट करते थे। चावल में आज भी बहरहाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बट अब आज वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, आज आप चावल आपका शुगर जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये रहा है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में इजाफा होता गया, हमने अपनी यील्ड्स नहीं बढ़ाई। यील्ड से मुराद ये है कि जो फसल उगती है वो हमने बढ़ाई नहीं, अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया। तो नेचुरली क्या हुआ कि वो गैप्स आते गए। हमने डेफिनेटली एग्रीकल्चर में किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। पिछली कई गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चरल स्टेट है उसके बावजूद मैं वही कहने वाला हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि हम प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, बट अब उसका हिस्सा भी आपकी जीडीपी में कम हो गया। यानी कि जो आपकी मईशी जो एक पूरा एक जो साइज है मईशत का, उसके अंदर 20% भी नहीं है आज एग्रीकल्चर। आपके यहाँ सर्विसेज जो हैं वो 60% से ज़्यादा हो गई हैं और रिमेनिंग जो 20% है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग है। तो प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ कि हमने एग्रीकल्चर को, जो हर इंडस्ट्री की इनपुट है, यानी कि एग्रीकल्चर से आपका कॉटन निकलता है, एग्रीकल्चर से आपका फूड निकलता है, आप कोई चीज़ उठा लें, आपकी बेसिक्स क्या है, एग्रीकल्चर ही होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। तो आपने उस बेसिक को ही आज जो है हमने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो फसलें उगानी थी वो नहीं उगाई। ये भी है कि पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स में जो है मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया गया, पॉलिसीज ठीक नहीं की गई। फॉर इंस्टेंस जिस तरह आपने कॉटन की बात की, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, इसको एक्सपोर्ट हम जो है भारी तादाद में करते गए, लेकिन वही बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा था उसको हमने एक्सपोर्ट्स जो है उसकी तरफ हमने भेजी और वो उसको 3 गुना ज़्यादा महंगा आगे बेच रहा है। तो क्या ये भी हमारा एक लूप होल रहा है कि हमारी जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं वो पीछे रही हैं काम में? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा फूड पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा हूँ कि एक इन्फ्लेशन का पहले हम जो है एड्रेस करें कि इन्फ्लेशन का क्या है। महंगाई की एक बड़ी वजह यही है कि एक तो हमने यील्ड्स नहीं बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट नहीं की अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मर को इनेबल नहीं किया कैपिटल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ, उनके एक्सपोजर के साथ ओवरऑल। तो फार्मर जब डेवलप ही नहीं हुआ, एक आम फार्मर को यही नहीं पता कि मैं अपनी क्या चीज़ उगाऊं, किसका मौसम आ रहा है, किसकी डिमांड है, किसकी प्राइस कहाँ जा रही है। मैं लार्जली बात करूं, मेजॉरिटी आपको पता है आपके पास 30 से 32 मिलियन फार्मर्स हैं कम से कम इस मुल्क में। छोटी नहीं होती ये आबादी फार्मर्स की। तो एग्रेरियन इकोनॉमी आपकी लार्जली है। आपका जो टोटल जो लेबर फोर्स है वो आपका जो है वो मेजॉरिटी यहाँ पर है, 40 से 50% के बीच में आपका यहाँ पे जो डिप्लॉय होता है। और इनसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो निकलती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इनकी इनपुट ही कॉटन है। जब आप कॉटन पे ही शॉर्ट हो जाएंगे, आप देखें फिर वो आपका टेडी दिल जिसे कहते हैं उसने हमला किया, वीट में बहुत ज़्यादा हमारा शॉर्टेज हुआ। प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो नेचुरल क्लाइमेटी इशू नंबर 1, दूसरा इंटरनेशनल फोर्सेस, थर्ड हमारी अपनी गवर्नेंस का भी इशू है, हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉब्लम है, हमने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। तो इसलिए हमारे यहाँ फूड की शॉर्टेज होना शुरू हुई, हमारी आवाम को जो है फूड तक नहीं मिला एग्रेरियन इकोनॉमी के बावजूद। तो हमने इंपोर्ट किया फूड, तो वो इंपोर्ट पे उसका जो है वो आपका जो इम्पैक्ट आया। आपको पता है 10% आपकी इंपोर्ट में कम से कम 10% तो सिर्फ फूड इंपोर्ट करते हैं आप। इसका मतलब ये है कि अगर आप साल की तकरीबन 55 से 60 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करते हैं तो 6 से 7 अरब का तो खाली आप फूड मंगवा लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि एग्रेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद आप बाहर से इंपोर्ट करें तो आपको यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ठीक करना है, सप्लाई चेन को ठीक करना है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं, फार्म टू मार्केट, यानी कि जो चीज़ उगी है उसको एक प्रोडक्ट तक मार्केट में लाना, ये पूरी जो चेन है ना, इस पे काम करने की ज़रूरत है। इस पे काम किसी गवर्नमेंट में खास नहीं ठीक है सर, यहीं से कनेक्ट करूंगी आपसे और ये भी जानने की कोशिश करूंगी क्या फार्मर्स को सफिशिएंट सब्सिडी प्रोवाइड की गई है इस हुकूमत में, या पहले इसके ऊपर काम किया गया है या नहीं? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में ओवरऑल इकोनॉमी के जो एरियाज़ उनको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर था और इस पर जो है खुरम शहजाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मैं सवाल छोड़कर गई थी खुरम साहब के लिए कि क्या समझते हैं वो फार्मर्स को सफिशेंट सब्सिडी प्रोवाइड की गई है इस दौरे हुकूमत में, और इससे पहले क्या उनको सफिशेंट सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी? जी सर।
देखिए बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन जो है वो रेस किया है। इसमें देखें अभी जो डिसीजंस लिए गए हैं बहुत अच्छे लिए गए हैं कि फार्मर्स के साथ साथ एक आम आदमी, एक आम घराने को, हाउस होल्ड को जो है वो इंटरेस्ट फ्री जो है लोन देने की बात की है, 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एंड सो ऑन। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और इससे ये होगा कि छोटे कारोबार को, छोटे जो किसान भी हैं, कारोबार भी हैं, इनको जो तकवीत मिलेगी। तो एसएमई सेक्टर पे अब बहुत अच्छा जो है वो इस गवर्नमेंट का जो है वो कंसंट्रेशन है। अखुवत बहुत बड़ा एक मॉडल है, आपने सुना होगा अखुवत के बारे में, और वो इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं वो भी, और 99.9% उनका जो है रिकवरी रेट है, और वो छोटे लोन्स देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैं नंबर्स बताता हूँ। 140-150 बिलियन के करीब उनका टोटल पोर्टफोलियो लोन जो वो दे चुके हैं। और होता यह है कि आप कम्युनिटी डेवलप करते हैं, कम्युनिटी के अंदर जो है वो लोन्स देते हैं, और वो एक दूसरे को हर कोई सपोर्ट करता है और उसका विटनेस भी बनता है, उसका एक तरह से जो है वो आपका गार्डियन भी बनता है। और वो फिर ऐसा भी हुआ है कि जिनको लोन्स मिले उन्होंने वापस दिए हैं, बल्कि खुद कंट्रीब्यूट भी किया है। छोटे बिजनेसेस को जो है इससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इस तरह के मॉडल्स जो हैं जिनका इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी हैं, आपके यहाँ रिकवरी रेट भी 99% है, 150 अरब से ज़्यादा के लोन्स दे चुके हैं आप पिछले कोई 20 सालों में। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो वुमेन हैं, वुमेन या हमारे जो फीमेल तबका है, ये 40-41% तो इन्होंने जो है उससे फ़ायदा उठाया है। तो कितनी बड़ी ये चीज़ है। इस तरह के मॉडल्स को जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करके रेप्लिकेट करने को गवर्नमेंट कर भी रही है। फिर इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा 3 लाख के 5 लाख के लोन्स हैं। कामयाब जवान एक बहुत बड़ा जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है कि हमारी यंग इकोनॉमी, आपको पता है हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा परसेंटेज जो है यंगस्टर्स की है। हमारे एवरेज एज जो है वो 22.5 है एवरेज एज, यानी कि आज हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो एवरेज एज आती है वो 22 से 23 साल के एवरेज लोग हैं। तो कितनी जवान इकोनॉमी है हमारी। उसके साथ साथ 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो 20 साल के लोग हैं। तो एक यंग इकोनॉमी है। अब देखें हमें करना क्या है, हमें इनको एक डायरेक्शन देनी है। अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये हर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन से मुराद ये है कि हमको अच्छा एजुकेट करें, स्किल उनकी डेवलप करें, टेक्नोलॉजिकली उनको जो है इक्विप करें। और हैं भी हमारे यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी से भी हैं। आप देखें आजकल इतनी आसान चीज़ हो गई है कि किसी के पास भी मोबाइल आता है, स्मार्टफोन आता है, वो बड़े अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ ये सारी इंडिकेशंस हैं कि आपकी इकोनॉमी में वो सारे पोटेंशियल्स हैं, फार्मर से लेकर राइट अप टू हाईएस्ट लेवल। आपके पास सारी वो चीज़ें मौजूद हैं, अल्लाह ने आपको दी हैं, रिसोर्सेज से लेकर वो एबिलिटीज़ दी हैं। हमें सिर्फ मैनेजमेंट आनी चाहिए कि इन रिसोर्सेज को अपने मुल्क के लिए, अपने नौजवानों को सही पाथ पर डाल के दुनिया में कम्पीट कैसे किया जा सकता है। तो आपका जो सवाल है कि फार्मर्स को दिया, तो फार्मर्स को बहुत अच्छी चीज़ें इस मरतबा प्रोवाइड की गई हैं, बहुत सपोर्ट किया गया है। कैपिटल की बात हो रही है, एसएमईज़ की बात, एसएमई लोन्स की, एमएसएमईज़ की बात हो रही है, माइक्रो फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। बैंकों को जो है लाया गया है कि जी आपका स्टेट बैंक ने बड़ी अच्छी चीज़ें की हैं कि जी आप जो है वो छोटे लोन्स दें। बैंकों को अब कहा है कि लोन्स आप छोटे दें, हम आपको जो है इस पर सपोर्ट करेंगे। तो देखें अच्छी बात इस मरतबा की टेनर की यह है कि सारे ओपन है। आप किसी हाईएस्ट लेवल के किसी पॉलिसी मेकर से मिलना चाहें, वो ओपन है, वो मिलते हैं। ये पहले इस तरह बहुत कम था। उनके लिए ओपन रहना, ओपन डोर पॉलिसी रखना और अपने आप को इंक्लाइंड रखना कि जी आप बताएं कोई अच्छी चीज़ हम करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। ये अगर कंटिन्यूटी होती है इसकी सस्टेनेबिलिटी होती है, तो आप ये देखेंगे कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह आपने कहा कि जो हमारी क्रॉप्स उसके ऊपर वैसे काम नहीं किया गया, उसको वैसे एक्सपेंड नहीं किया गया जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो ये इस बात की तरफ क्या इशारा करती है कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स में अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स के लिए या एग्रीकल्चर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही, या उनके कंसर्न्स को वैसे जो है नहीं सुना गया जैसे सुनना चाहिए था। या आपको लगता है इसकी वजह ये हो सकती है कि हमारे जितनी जो पॉपुलेशन है वो इतनी स्किल्ड नहीं है, वो हमारे लिए एक खतरे में कन्वर्ट हो गई, हैजर्ड हमारे लिए बन गई? क्या वजूहात है? मैंने ये आपसे कहा ना कि देखें हमने 3-4 चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। एक तो हमने तालीम पे ध्यान नहीं दिया। आप देखें आपके यहाँ 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। आपकी पॉपुलेशन है 22 करोड़, जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चे हैं। हालांकि आइन कहता है ये स्टेट की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, राइट्स हैं, हेल्थ का, एजुकेशन का, सिक्योरिटी का राइट है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 25 मिलियन जो दूसरे बच्चे स्कूल में हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है या उस लेवल पे नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए। तो तकरीबन आपके यहाँ ऐसे लगभग कोई 5 करोड़ आपकी आबादी में से 5 करोड़ बच्चे जो आपकी, देखें स्ट्रेटेजिक एसेट क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट कोई और चीज़ नहीं होती है, आपकी जनरेशन होती है, आपके बच्चे। देखिए ह्यूमन कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की,
यानी कि इंसानों में इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपको इकोनॉमीज को कौन चलाता है, आपकी टेक्नोलॉजी को कौन रन करता है, दुनिया को किसी अगर प्रोग्रेस की ज़रूरत होती है तो कौन लेके जाता है, इंसानी दिमाग लेके जाता है। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने बनाया। प्रॉब्लम ये कि हमने ह्यूमन कैपिटल में ओवर द लास्ट 30 ईयर्स इन्वेस्टमेंट नहीं की। उसका मतलब ये है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग जो रही है वो भी पाकिस्तान में कम रही है, क्योंकि जो लोग स्किल्ड जो एजुकेशन में नहीं आगे बढ़ सकते, हर कोई पीएचडी नहीं कर सकता, मास्टर्स नहीं कर सकता, तो फिर उनके लिए दूसरा ऑप्शन बचता है टीवैट। इसके ऊपर भी इतना काम नहीं हुआ। बात ये है कि ये तो मैं तो कंप्लीट बात कर रहा हूँ, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे बेसिक एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपके यहाँ बेसिक एजुकेशन में भी काम नहीं हुआ। आपका एवरेज बच्चा 5वीं पढ़ के वो निकल जाता है, सेकेंडरी तक तो मेरे ख्याल में 10% भी नहीं पहुँचते, और कॉलेज यूनिवर्सिटी की तो बात ही कुछ नहीं है। आपको पता है इस वक्त आपके पास 15 से 20 लाख जो यंगस्टर्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, और आपके यहाँ ग्रोथ कितनी चाहिए उसके लिए पता है आपको? पीआईडी की रिसर्च के हिसाब से, पाइड की रिसर्च के हिसाब से, जो हमारा थिंक टैंक है यहाँ पे पाकिस्तान में, और बहुत सारे भी हैं, लेकिन ये कुछ लीड के हैं, इन्होंने ये डिटर्मिन किया अपनी स्टडीज़ के थ्रू कि हमारे यहाँ 6 से 7% की ग्रोथ चाहिए अगले 20 से 25 साल तक। इस जो फ्लो आ रहा है ना मार्केट में, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए देखें, आप किसी यंगस्टर को अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो नेचुरली वो वल्नरेबल होगा किसी और चीज़, कुछ और काम करने में। मईशत तो यही करती है ना कि आपको मार्केट में आके अपने लिए काम करना है, फैमिली के लिए काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है। एक तो ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, रेंट सीकिंग पे बहुत ज़्यादा हमने ध्यान वो कॉन्सेंट्रेट हुआ हमारा। रेंट सीकिंग की मुराद ये कि मुझे क्विक रिटर्न्स मिल जाए, बगैर रिस्क लिए हुए रिटर्न्स मिल जाए। आईपीपी पॉलिसी से लेकर, रियल एस्टेट पॉलिसी से लेकर, ये इतनी खतरनाक चीज़ें हमने की ओवर द लास्ट 30 ईयर्स कि हमारा रुझान रिस्क लेने का हुआ ही नहीं। आपको पता है इस वक्त दुनिया को कौन रन कर रहा है टेक्नोलॉजी में? अमेरिका रन कर रहा है। अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है उसकी मैं कंपनीज का आपको बताता हूँ। आपकी उसकी अगर टोटल मैं कंपनियां देखूँ ना कि दुनिया भर में सबसे बड़ी कंपनियां जो कि मुल्कों के बराबर हैं, 6 कंपनियों के मैं बताता हूँ, बल्कि 2 कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि $2 ट्रिलियन प्लस उनकी वैल्यूएशन है, यानी कि वैल्यू है उनकी। एक है कंपनी आपकी एप्पल, दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं इसके साथ 2-3 कंपनियां और ऐड कर दूं, फेसबुक हो गया और इस तरह की कंपनियां हैं, अमेज़ॉन हो गया और नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी कंपनियां क्या हैं? इन्होंने डिस्ट्रप्शन क्रिएट की है पूरी दुनिया में। आप यकीन करें इनकी टोटल जो अगर मैं वैल्यू मिलाऊं ना, यानी कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो टोटल मिलाऊं, 200 कंट्रीज अलवीना पूरी दुनिया में, अगर 200 कंट्री में देखूं ना, 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, उसमें से 180 ममालिक के बराबर ये सिर्फ 6 कंपनियां हैं। तो आप ये देखें कि वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, रिस्क लेने से, अच्छी एजुकेशन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, और आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से, और नई प्रोग्रेस होती ही आपकी रिस्क लेने से। तो हमने एक तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं किया, एजुकेशन में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया। आज प्रोविंशियल इकोनॉमी के पास जो है एजुकेशन है, हेल्थ है, सब कुछ है, सिक्योरिटी है, उन्होंने उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया एक आम आदमी को जो उसका राइट बनता है। देखिए जब तक हम एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी इकोनॉमी हर मर्तबा 20 से 30 साल पीछे जाएगी। एक स्टडी के हिसाब से जब आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं अपनी जनरेशन में, तो पहला इम्पैक्ट आता है 20 साल के बाद, क्योंकि एक जनरेशन है ना पूरी। अगर आज हम नहीं करेंगे तो आप ये समझ लें हम हर मर्तबा 20 साल आगे हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तभी आपका 20 साल का इम्पैक्ट आता है। तो आज हमें एजुकेशन में मतलब हर तरफ एजुकेशन फैला दें। और एक और अच्छा तरीका ये हो सकता है, हमारे कोलीग्स हैं, बहुत सीनियर हैं, हर जगह आइडियाज़ हम बात कर रहे होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि हम ना कुछ कंट्री ममालिक ऐसे हैं कि 18 साल पे कोई एक बच्चा पहुंचे, उसको ना एक ख़ास ट्रेनिंग से गुजार दें आप, 6 महीना या 1 साल की, तो ना हर कोई इक्वलेंट हो जाएगा वहाँ पे आके। उसके बाद उसका फिर एक करियर पाथ खुद ही निकल आएगा कि आप बेसिक ट्रेनिंग दें उसको, कंप्यूटर ट्रेनिंग दें उसको टेक्नोलॉजी का बताएं, उसको बताएं सोशली कैसे जो है अपने आप को कैरी किया जाता है। ये बेसिक्स आप 18 साल की उम्र में बच्चा पहुंचे उसके लिए मैंडेटरी कर दें, यानी कि हर बच्चा जो पाकिस्तान में 18 साल पे पहुंचेगा उसको इससे 1 साल गुजरना होगा। उससे होगा ये कि जो नहीं भी पढ़ के आया हुआ बेसिक्स, वो इससे गुजर के पढ़ लेगा। तो ये हमें अभी बहुत जल्दी करना है ना, तो इस तरह की हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, रादर देन ये कि जी हम वो इस प्राइमरी और सेकेंडरी के उसमें पढ़ें। तो हमें इनोवेटिव अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी। मैं वापस एक से पॉइंट ऐड करूंगा कि वो इन्फ्लेशन की जब बात करें तो फूड का जो वेट है ना पूरे बास्केट में, वो तकरीबन 35% है। यानी कि अगर 100 रुपए की जो चीज़ें आ रही हैं तो उसमें 35 रुपए तो फूड पे जा रहे हैं। और एक स्टडी के हिसाब से 2 साल पहले एक आम आदमी 100 रुपये कमाता था तो 30 रुपये फूड पे खर्च करता था। फूड की महंगाई की वजह से आज वही आम आदमी 45 रुपये से ज़्यादा जो है वो खर्च करता है फूड पे।
और फिर एनर्जी एक प्रॉब्लम बन गया हमारे यहाँ, ठीक है। एनर्जी की महंगाई हो गई। तो ठीक देखिए है। महंगाई को कंट्रोल करना, दूसरी तरफ ग्रोथ को लेकर आना, ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट मुझे करना, एक ये गवर्नमेंट। शॉर्ट ब्रेक जी लेना जी है, उसके बाद हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और कुछ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इन्फ्लेशन के हवाले से, बहुत ज़्यादा डिटेल हमने गुफ्तगू की और इसमें खुर्रम शहजाद साहब कहते हैं कि फ़ूड जो है वो सबसे एक अहम जो है एसेंशियल पार्ट है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन रेज़ होने का, और बहुत सारे इशूज़ जो हैं इसके साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी बताए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी होती है, एजुकेशन कितनी ज़्यादा मैंडेटरी है, और अगर हम एजुकेशन को इसके ऊपर काम करें तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी करंट जनरेशन है, वो भी इससे ज़्यादा एम्पावर्ड होगी और हमारा स्टेट जो है उसके बहुत सारे इशूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने रिस्क टेकिंग को भी जो है एक एसेंशियल पार्ट बताया कि इससे भी वी कैन कर्ब द इन्फ्लेशन एंड वी कैन क्रिएट अ बेटर इकोनॉमी। सर, करेंसी के हवाले से कुछ बताइएगा, फिर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। करेंसी जो है एक अहम जो है इशू रहता है, रुपी डेप्रिशिएट होता रहता है, अंडर डिस्कशन भी होता है इशू। देखिए करेंसी बड़ा सेंट्रल पार्ट जो है प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी का। हमारे यहाँ भी करेंसी जो है बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करती है, और ख़ासकर उन इकोनॉमीज़ का जो कि दुनिया के साथ ट्रेड करते हैं और ट्रेड में इंपोर्ट्स का कंटेंट बहुत होता है। तो हम मंगवाते ज़्यादा हैं चीज़ें, भेजते कम है। जब हम मंगवाते ज़्यादा हैं तो नेचुरली हम एक्सपोज होते हैं बाहर की इन्फ्लेशन के साथ भी। एक तो है ना कि हमारी अपनी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, सप्लाई चेन्स के इश्यूज़ हैं, हम खुद अपनी जो फूड इन्फ्लेशन है, फूड जो देखिए इन्फ्लेशन के दो बड़े हिस्से होते हैं, एनर्जी इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन। एक आम आदमी को बिजली की कीमतें महंगी पड़ती हैं, पेट्रोल महंगा पड़ता है, ये सब महंगा पड़ता है, एक उसका खर्चा जाता है। जी, अशिया खुद, दूसरे एंड पे ये आता है फूड जो आपने कहा, अशिया खुर्दनोश। तो ये दो बड़े कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी आम आदमी की जो है सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा खाते हैं। फिर आपके यहाँ वो एजुकेशन और हेल्थ तो छोड़ ही देना, वो तो, और फिर सिक्योरिटी भी है। और उसके साथ साथ अगर कमाने के ज़रिए कम होंगे तो नेचुरली आपको बहुत हिट पड़ेगी और आप नहीं पूरा कर पाएंगे। तो कमाने के ज़रिए ज़्यादा होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, और महंगाई में कमी होनी चाहिए ताकि सेविंग्स हो, फिर इन्वेस्टमेंट हो और ग्रोथ हो। ये बड़ा एसेंशियल है। अब मैं आता हूँ आपके करेंसी वाले पॉइंट पे। करेंसी जो है जब हम बाहर से चीज़ें बहुत मंगवाते हैं, यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो नेचुरली वहाँ पे अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम तो इम्पोर्ट करते हैं ऑयल को। फूड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो भी फूड भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। और चीज़ें जो है उसके अलावा इक्विपमेंट होता है, उसके अलावा आप जो ये इंडस्ट्रीज़ जो है अपना रॉ मटेरियल मंगवाती हैं, इन सब की प्राइसेस जो है बढ़ जाती हैं। वो फिर आपकी इकोनॉमी में महंगाई का सबब एक्सटर्नल जो है वो सोर्सेज भी बनती हैं। वो करेंसी से होता है। करेंसी अगर आपकी सस्ती होती है, यानी कि उसकी कदर में कमी होती है, तो नेचुरली आपके यहाँ जो है उसका डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं, वो कहते हैं दो धारी तलवार। मिसाल के तौर पे डॉलर जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ तो आपकी करेंसी की कदर में कमी हो गई, और फिर बाहर जो है ऑयल की कीमत भी बढ़ गई। यानी कि ना सिर्फ ये कि आपको अब ज्यादा डॉलर्स चाहिए कोई चीज मंगवाने के लिए, बल्कि उसकी कीमत भी बढ़ गई तो उससे और ज्यादा डॉलर्स चाहिए। तो आप ये देख रही हैं कि दो धारी तलवार बनती है। हमारी इकोनॉमी में ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अभी भी ये हो रहा है कि पिछले साल जो है ऑयल प्राइसेस नीचे चली गई थी बहुत, इस साल $70 से ऊपर चली गई हैं पर बैरल। तो हम तकरीबन कोई 80-85% हिस्सा तो बाहर से मंगवाते हैं जो हम ऑयल अपना यूज़ करते हैं। तो एनर्जी में ऑफ कोर्स हमारे यहाँ फिर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, फिर आपके पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो एक आम आदमी को फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन एनर्जी सेक्टर में भी तो जो काम है वो अनफॉर्चुनेटली अब कुछ अरसे से ही दिखाई दे रहा है, और काम भी अब वो हो रहा है जो पूरी दुनिया ने जिसको ऑब्सोलीट कर दिया है। अब हम उन प्रोसीजर्स की तरफ एनर्जी डेवलपमेंट के लिए भी जा रहे हैं। जी जी, देखें बिल्कुल इसमें बात अच्छी हुई है, और जो कंपनियां यहाँ काम कर रही थी, कारखाने थे बिजली के, उनके साथ अच्छी जो है बात की गई है। हालांकि ये बहुत टफ होता है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो उसको फिर आप खोल के जो है वो ठीक करें। इसमें क्रेडिबिलिटी इश्यूज बहुत होते हैं और बड़ा प्रॉब्लम होता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का बड़ा इशू होता है। तो ये अच्छा हुआ है कि बात शुरू हुई है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने की तवक्को है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ करेंसी का इशू ये है कि करेंसी जब आपकी कदर में कमी होती है तो आपको हिट पड़ती है। अच्छा, मैं पहले बात करता हूँ कि अच्छी चीज़ क्या है इसमें और इसमें बुरी चीज़ क्या है। तो पहले बात करता हूँ बुरी चीज़ की, ताकि अच्छी चीज़ जो है बाद में हम उसको डिस्कस करें। बुरी चीज़ ये है कि हमारे कर्जे बहुत हैं इस वक्त बाहर के। ऑफ कोर्स
ओवर द पीरियड कर्जे लिए गए, सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, पिछले सारे टेनर की बात हुई। हम एज अ स्टेट कह लें, एज अ कॉम जो है हमें ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो वो पिछले जो अगर आप देखें काफ़ी अरसे तक हमने कर्जे लिए, तो 115 अरब डॉलर के 118 अरब तकरीबन इतने कुछ कर्जे तो इस वक्त हमारे से बाहर के हैं, और उसके ऊपर हमें हर साल तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर देने पड़ते हैं, यानी कि कर्जों की अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। अच्छा ये हुआ कि चाइना के साथ अब ज़्यादा शुरू हो गए और दूसरे सोर्सेस आ गई, लेकिन चाइना पे बहुत ज़्यादा हम इन्हिसार करना शुरू हो गए हैं, जो कि हमें उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो कर्जे हमारे बढ़ते हैं। करेंसी में मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ कि एक एस्टिमेट इस तरह से होता है कि 1 रुपया अगर डॉलर पे गिरता है, यानी कि अगर 160 रुपये का डॉलर है, 161 रुपये का डॉलर हो जाए, तो 1 रुपया फ़र्क से अलवीना तकरीबन कोई 125 अरब का फ़र्क पड़ता है, आपको एडिशनल कर्जा देना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रही हैं, क्योंकि आपके बाहर के कर्जे हैं और आपको वापस देने होते हैं, करेंसी हाँ। और इसी तरह अगर नीचे आता है, रुपया इंप्रूव होता है, यानी कि रुपए की कदर जो है बेहतर होती है डॉलर के मुकाबले, तो 125 अरब आपका कम भी होता है। सर बहुत सारे स्टेट्स ने रुपी डेप्रिसिएशन को जो है जस्टिफाई भी किया है। उन्होंने कहा है कि कहीं कुछ एरियाज़ में अगर रुपी डेप्रिशिएट हो भी जाता है तो वो कुछ और एरिया से उसको इंटरकनेक्ट करके बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। वो मैं उसी तरह इसमें कुछ सदाकत है? देखिए मैंने कहा कि मैं पहले एक दो नेगेटिव्स बताता हूँ, फिर मैं पॉजिटिव बताता हूँ, हम दोनों साइड्स डिस्कस करें। दूसरा इशू क्या है, एक तो कर्जे की अदायगियाँ कम या ज़्यादा होती हैं। ये अभी जो आपके 10% बढ़ा है, ये कम हुआ था तो 1800 अरब का आपको फ़ायदा हुआ था, ये दोबारा जो है वो रुपये आ गया अब 167-68 पे, तो फिर दोबारा 1800 अरब रुपये आपके कर्जे बढ़ गए। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये होता है कि जो महंगाई होती है, रुपये की कदर में कमी होती है तो बाहर की महंगाई में इजाफा हो जाता है, और अगर रुपये की कदर में बेहतरी होती है तो महंगाई में कमी हो जाती है। ये दोनों साइड्स हैं। अब मैं आता हूँ कि अब ये जो रुपया हमारा गया है नीचे, स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और तकरीबन हम ऑल टाइम हाई पे हैं इस वक्त, रिजर्व्स हमारे सबसे ज़्यादा हैं, तो हमारी करेंसी में कमी क्यों हो रही है? ये एक सवाल है, क्योंकि ये अक्सर सवाल आता है कि जी क्यों हो रही है ऐसा कि हमारे पास रिजर्व्स तो इतने ज़्यादा हैं। तो इसमें फ़र्क ये है कि स्टेट बैंक शायद मार्केट में रिजर्व्स फेंक के आर्टिफिशियली रुपये को मैनेज नहीं कर रहा, जो कि अच्छी चीज़ है। लास्ट मंथ पूरी इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पहले ये होता था, पिछली हुकूमत ने भी किया, उससे पिछली हुकूमत ने भी ये किया कि हम रिजर्व्स यूज़ करके करेंसी को रोकते थे। अच्छा। तो होता ये था कि एकदम से करेंसी जाती थी, जब रिजर्व हमारे पास कम हो जाते तो एकदम से करेंसी गिरती थी, तो झटका बहुत बड़ा पड़ता था। बेहतर तरीका यही है जो स्टेट बैंक अभी अपनाए हुए है कि हम मार्केट ड्रिवन करेंसी का रेट रखें कि भाई अगर डॉलर की में डिमांड ज़्यादा है डॉलर की, तो हमारा रुपये कमज़ोर होगा, अगर रुपये की डिमांड ज़्यादा है तो डॉलर कमज़ोर होगा, या ये कहने कि रुपये जो है वो बेहतर होगा डॉलर के मुकाबले में। कुछ महीना पहले डॉलर ज़्यादा आ रहे थे हमारे पास और रुपये की जो है फिर वो उसमें इजाफा हो गया था, वैल्यू में 151 पे चला गया था ना डॉलर, अब दोबारा नीचे आ गया क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। तो ये होना ज़्यादा बेहतर है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि एकदम से झटका नहीं पड़ता, करेंसी को आर्टिफिशियली रोक के नहीं रखते आप साथ करेंसी देखें, जैसे आपके हालात हों करेंसी को वैसा होना चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियली रोकेंगे, स्टेबिलिटी एक अलग चीज़ है, स्टेट बैंक को प्राइस स्टेबल रखनी चाहिए, इंटरवीन मार्केट में करेगा स्टेट बैंक, लेकिन खामखा में डॉलर को ज़ाया ना करे कि भाई अगर इंपोर्ट में डॉलर की डिमांड है, ये वही बेसिक प्रिंसिपल है अलवीना कि जिस चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है उसकी कीमत बढ़ती है, जिस चीज़ की सप्लाई में इजाफा होता है उसकी कीमत गिरती है। ये डॉलर और रुपये का यही है। तो अब सीन ये है कि इस वक्त जो है डॉलर में इजाफा हो रहा है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी। अच्छा, एक एडिशनल पता है प्रॉब्लम ये है, इजाफा क्यों हो रहा है, सवाल तो ये है कि डिमांड में इजाफा। एक तो हमारी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, इंपोर्ट्स को हमें कंट्रोल करना होगा। इंपोर्ट्स में क्या क्या बढ़ गया? सर, इंपोर्ट्स में ये जो पल्स पाएंगे या लग्जरी गुड्स जो हैं, क्या इनको हम नहीं रोक सकते? मैं आपको बताता हूँ इसका क्या रीजन है आने का? अगर फॉर इंस्टेंस कोई शख्स है जिसको जो बाहर ट्रेवल करता है और फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करता है, इन केस अगर वो फ्रीक्वेंटली नहीं भी कर रहा, हम अगर बात करते हैं अपर मिडिल क्लास की भी अगर कर लेते हैं या एलीट्स की, तो उनका हर फैमिली में से कोई एक बंदा जो है वो बाहर होता है, या तो वो उनको ऑन एंड ऑफ भेज देता है या वो खुद फ्रीक्वेंट नहीं तो फिर कुछ अरसे में ट्रेवल कर ही लेते हैं, तो वो अपने सारे लग्जरी गुड्स ले आते हैं। फिर क्यों हम नेशनल एक्सचेकर के ऊपर एक एडिशनल बोझ डाल रहे हैं? या फिर हम छोटी मोटी और चीज़ें देख लें, जूसेस, चिप्स, इन सारों सबको भी पल्स बाइंग में इंक्लूड करेंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, इनका हिस्सा बहुत कम है, इनका हिस्सा इतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप देता हूँ कि इंपोर्ट्स में 25 से 30% हिस्सा तो सिर्फ ऑयल है, उसके अलावा रॉ मटेरियल आता है इंडस्ट्री का और मशीनरी आती है, तो वो 70, 50, 75, 80% तो वो पहुंच जाता है। 10% आपका फूड है, तो बाकी कितना रह गया? 10 बहुत कम प्रोपोर्शन रह गया आपके। हाँ, तो वो तो बहुत कम है। अच्छा, उससे तो किन एरियाज में इंपोर्ट्स को हमें रिड्यूस करने की मैं आपको यही कह रहा हूँ। देखें, होता ये है कि ऑयल की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर। एक एडिशनल फैक्टर ये हुआ कि स्टेट बैंक ने कोविड के दरमियान इंडस्ट्री को एक मुराद दी कि जी आप कम शरह सूद पे पैसा लें और अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करें। बहुत अच्छा डिसीजन था ये,
कि एक्सपैंड भी करें और नई इंडस्ट्री भी लगाएं। जी। तो आपको पता है कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कमिट की गई, तकरीबन 400 अरब रुपया, इससे थोड़ा ज़्यादा ही था, जो बनता है $2.5 बिलियन रफली। तो ये जो $2.5 बिलियन है, अगर कोई इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो बाहर से ही सामान मंगवाएंगे ना, मशीनरी, हम खुद तो मशीनरी नहीं बनाते, तो वो बाहर से मशीनरी आना अब शुरू हुई है, उसकी पेमेंट जाना शुरू हुई है। इसके साथ साथ ऑयल भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो इम्पोर्ट में इजाफा हो रहा है। अच्छा, यही लेकिन ये इनिशिएटिव जो है है मुशर्रफ साहब के एरा में भी हुआ था, आपको लगता है? देखें, उस वक्त हमारे यहाँ ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी। इस मरतबा प्रॉब्लम ये कि इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास। उस वक्त इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ, 2005 से लेकर 2008 के बीच में अलवीना 5-5 अरब डॉलर आ रहे थे एक साल में। अच्छा। आज हमारे पास पिछले 5 सालों में, 5 से 6 सालों में एवरेज FDI पता कितनी है जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो 2.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है, यानी कि आज हमारी इकोनॉमी 300 अरब की है। वक्त खत्म हो गया है। मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा कि देखिए करेंसी जो है ना, उसका ये बड़ा रोल है कि एक तो वो जो है फ्री मार्केट में ऑपरेट करे, दूसरा जो अफगानिस्तान का इशू हुआ है, अफगानिस्तान का एडिशनल प्रेशर करेंसी पे आ रहा है, $2 मिलियन रफली कहा जा रहा है कि निकल रहे हैं यहाँ से, उस पर स्टेट बैंक थोड़ा कंट्रोल करे, देखे उसको कैसे। एक अच्छा डिसीजन ये है कि रुपये में हम ट्रेड करेंगे, बट कैसे करेंगे इसके भी मैकेनिक्स डिसाइड करने हैं। तो एक तरफ करेंसी की जो है मैनेजमेंट, एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए, दूसरी तरफ जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तीसरा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। चौथा महंगाई पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और गवर्नेंस ओवरऑल, फिस्कल मैनेजमेंट। ये 3-4 एरियाज अगर हम जो है बैठ के इसको प्रायोरिटाइज करें, गवर्नमेंट कर भी रही है कोशिश, ये और ज़्यादा वॉर फूटिंग बेसिस पे करें, तो इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी अगले 2-3-4 सालों में अपने ट्रैक पे आएगी और हमारी बेहतरी होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में डिटेल कॉन्वर्जेशन करने के लिए। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम अगले प्रोग्राम में भी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। आज इन्फ्लेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की हमने, कुछ थोड़ा बहुत करेंसी के हवाले से भी बात की और कुछ फैक्ट्स को भी हमने जो है सामने रखा। साथ ही साथ एक और या फिर अहम नुक्ता जिसके ऊपर हम बात करें, FDI है। FDI के ऊपर भी हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या ये जो स्ट्रेटिजिक पीस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है FDI के हवाले से या नहीं, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।